प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इन कक्षाओं के माध्यम से पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस कर रहे हैं और हमारे पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को हम विस्तार पूर्वक समझ रहे हैं। आज की हमारी कक्षा का विषय 5th पेपर योग में अनुसंधान एवं सांख्यिकी, इस प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करना है। पाठ्यक्रम में आपने देखा होगा, ये पाठ्यक्रम का पहला ब्लॉक आता है योग में अनुसंधान, और यहीं पर पहली इकाई का प्रारंभ होता है अनुसंधान का अर्थ, अनुसंधान की परिभाषाएं और अनुसंधान के क्षेत्र। इस विषय पर मैंने पूर्व की कक्षा में आपको समझाया है और यहीं पर दूसरी इकाई आती है जिसका विषय आता है शोध के प्रकार। और यहाँ पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐतिहासिक शोध, दार्शनिक शोध, मनोवैज्ञानिक शोध और प्रयोगात्मक शोध, ये शोध के 4 प्रकार यहाँ पर पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिए गए हैं। इस ब्लॉक का तीसरा इकाई समस्या का चयन और परिकल्पना और 4th यूनिट के अंतर्गत आता है प्रतिदर्श एवं प्रतिचयन की विधियां। आज की हमारी कक्षा का विषय है अनुसंधान की प्रमुख विधियों के विषय में जानना। मैं अपने विषय को यहीं से ही प्रारंभ करता हूं और एक पहले मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, योग की प्रथम प्रयोगशाला कहां पर और किसने स्थापित की। इस प्रश्न का सही उत्तर आता है योग की पहली प्रयोगशाला स्वामी कोवलानंद जी ने 1924 में केवल्य धाम लोनावाला में स्थापित की। हम आज की कक्षा को आरंभ करते हैं और हमारी आज की कक्षा का मूल विषय है अनुसंधान के प्रकारों के विषय में जानना, शोध के प्रकारों का अध्ययन करना। शोध किसे कहते हैं, सबसे पहले हमने पूर्व की कक्षा में जो स्पष्ट किया वहीं से ही विषय को आरंभ करूंगा। शोध का अर्थ होता है एक ऐसा क्रमबद्ध अध्ययन जो आंकड़ों पर आधारित होता है, जहां आंकड़ों का विश्लेषण करने के उपरांत निष्कर्ष और परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। उस क्रमबद्ध अध्ययन को शोध की संज्ञा दी जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है, ये शोध कितने प्रकार का होता है। आज की हमारी कक्षा का यही विषय है कि शोध के कितने प्रकार होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको स्पष्ट किया, आपका ये सिलेबस, आपका ये पाठ्यक्रम यूजीसी नेट में भी आगे आपको काम में आता है। इसके साथ साथ रिसर्च में भी ये पूरा पाठ्यक्रम आपके बहुत उपयोगी आपके लिए रहता है। तो इस विषय को आप बहुत गहराई पूर्वक और बहुत समझदारी के साथ इसको आप समझने का प्रयास करें। हमारी कक्षा का विषय है शोध के प्रकार, अनुसंधान के प्रकार। अनुसंधान का अर्थ मैंने आपको स्पष्ट किया। अब यहीं से मैं आपको इस विषय को स्पष्ट करता हूं कि अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं। अनुसंधान के यहां पर आप देख सकते हो, अनुसंधान के मूल रूप से 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला अनुसंधान का प्रकार हुआ जिसे कहते हैं मौलिक अनुसंधान, अर्थात फंडामेंटल रिसर्च। मौलिक अनुसंधान, अनुसंधान का, शोध का सबसे पहला वर्ग होता है। इसी का ही दूसरा टाइप होता है जिसे कहा जाता है प्रायोगिक शोध, जिसे हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। फर्स्ट फंडामेंटल रिसर्च एंड सेकंड वन इज अप्लाइड रिसर्च, एंड थर्ड टाइप ऑफ रिसर्च इज दैट इज एम्पिरिकल रिसर्च, दैट इज आनुभविक रिसर्च, आनुभविक शोध। इस प्रकार आपको स्पष्ट रूप से यह समझना चाहिए कि शोध के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। शोध के 3 प्रमुख वर्ग होते हैं। सबसे पहला वर्ग होता है मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च। शोध का दूसरा प्रकार होता है प्रायोगिक अनुसंधान, जिसे कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। और शोध का तीसरा प्रकार होता है एम्पिरिकल या आनुभविक रिसर्च। अब हम डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल या मौलिक अनुसंधान किसे, इस विषय को आप एक ही वाक्य में समझने का प्रयास करना। फंडामेंटल रिसर्च किसे कहा गया, जिसके अंतर्गत ऐसा शोध जिसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। ऐसा शोध जिसका उद्देश्य नए सिद्धांतों को प्रतिपादन करना होता है, नए नियम की खोज करना या नए सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला शोध मौलिक या फंडामेंटल रिसर्च कहलाता है। मैं एक बार पुनः इसको स्पष्ट करता हूं। मौलिक शोध किसे कहा, जिसका उद्देश्य नए नियमों का, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, ऐसे शोध को फंडामेंटल या मौलिक शोध कहा जाता है। अब यहां पर बिंदु आता है, जैसे इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि
आइंस्टीन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है कि कोई भी चीज सीधी पृथ्वी की ओर ही आती है। तो ये जो सिद्धांत बनाया, ये सिद्धांत को बनाने वाला शोध कहलाया फंडामेंटल रिसर्च, क्योंकि आइंस्टीन ने एक नए नियम का प्रतिपादन किया। आप सभी ने अपने कक्षाओं में, पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा, न्यूटन एक प्रमुख वैज्ञानिक हुआ और न्यूटन ने गति के 3 नियम बनाए। न्यूटन ने गति के 3 नियम बनाए जहां इन नियमों का प्रतिपादन किया गया। तो न्यूटन की खोज, न्यूटन की शोध क्या कहलाती है, आपको यहां पर स्पष्ट हुआ होगा कि ये सब फंडामेंटल रिसर्च के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण होते हैं। फंडामेंटल रिसर्च पुनः स्पष्ट करता हूं, ध्यान से समझना और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखकर नोट करना। फंडामेंटल रिसर्च किसे कहा? जहां नए नियमों का, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा रहा है। यह फंडामेंटल रिसर्च आगे कितने प्रकार का होता है, तो यहां पर आप देख सकते हो, इसके 3 प्रमुख प्रकार आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक शोध। हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक शोध किसे कहते हैं? शोध का ऐसा प्रकार जहां पूर्व की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। पूर्व की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और उन घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करने के उपरांत नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। जैसे यदि हम उदाहरण को देखें तो कितनी सारी हमारी प्राचीन इमारतें किस काल में बनी, किस राजा ने बनवाई, किस तरीके से उनका निर्माण कराया गया और उनके द्वारा हमें क्या क्या परिणाम प्राप्त हुए, गंगा नदी कहां से निकली, इसके संदर्भ में प्राचीन तथ्यों का जहां पर अध्ययन किया जाता है, ऐसा शोध जहां प्राचीन तथ्यों का और घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और नए नियम का प्रतिपादन किया जाता है, नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, ऐसे शोध को हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक शोध कहा जाता है। मैं एक बार पुनः स्पष्ट करता हूं, ऐतिहासिक शोध से हम क्या समझते हैं? जहां इतिहास की घटनाओं का अध्ययन करते हुए, इतिहास की घटनाओं से आंकड़ों को एकत्र करते हुए नए नियमों का, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, ऐसे शोध को ऐतिहासिक शोध की संज्ञा दी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, यहीं पर ही शोध का दूसरा प्रकार आता है और वो कहलाता है फिलोसफिकल, अर्थात दार्शनिक शोध। दार्शनिक शोध, दार्शनिक शोध, ये दार्शनिक शोध से, फिलोसफी से आप क्या समझते हो, दर्शन से क्या समझते हो? प्रिय विद्यार्थियों, मूल रूप से दर्शन ही एक ऐसा विज्ञान है जहां से, जिसको हम सारे ज्ञान की जननी मानते हैं। दर्शन के अंतर्गत हमारे सभी प्राचीन साहित्य का वर्णन आता है और आपको स्मरण होगा, योग दर्शन का ही एक विषय है, शिक्षा दर्शन का ही एक शास्त्र है, दर्शन का ही एक भाग है, मनोविज्ञान दर्शन का ही एक भाग है। जितनी भी विद्याएं हम जीवन में पढ़ रहे हैं वो सारी मूल रूप से दर्शन में ही निहित है। आपको स्मरण होगा, दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की दृश धातु से होती है। दृश का अर्थ होता है देखना। जितनी भी समस्याएं हैं, जो समस्याएं दार्शनिकों ने देखी, उनके संदर्भ में जो हल दिए गए, उन हलों का संकलन ही, उनका सॉल्यूशन ही दर्शन शास्त्र कहलाता है। और इन दर्शन में देखो, इस सेंटेंस को, इस वाक्य को बहुत ध्यानपूर्वक समझना। यहां पर समझाया गया, दर्शन के अंतर्गत हमारे सभी प्रश्नों का, हमारी सभी समस्याओं का समाधान निहित होता है। मैं रिपीट करता हूं, आप समझने का प्रयास करना। दर्शन एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से हम अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यहां पर इसी बिंदु को लेकर समझाया गया, इसी बिंदु को लेकर आगे बढ़ा गया। जब हम दर्शन शास्त्र के द्वारा, जब हम दर्शन साहित्य का अध्ययन करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, वर्तमान समय में बढ़ते रोगों के विषय में हम भगवत गीता के बारे में यदि हम अध्ययन करते हैं, आंकड़ों को अध्ययन करते हैं, उपनिषद का अध्ययन करते हैं, योग दर्शन का अध्ययन करते हैं, वो ऐसा अनुसंधान का वर्ग दार्शनिक अनुसंधान कहलाता है। मैं पुनः इसको स्पष्ट करता हूं, जहां दर्शनों से आंकड़ों को एकत्र करते हुए किसी समस्या का समाधान किया जाता है, ऐसा शोध दार्शनिक शोध कहलाता है। और दार्शनिक शोध किसका पार्ट है, किसका भाग है? तो ये मौलिक अनुसंधान का भाग है जिसमें नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा रहा है। यहीं पर तीसरा शोध का प्रकार आता है और जिसे हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक शोध। मनोवैज्ञानिक अर्थात जिसमें मनुष्य के मन का,
और मन से भी ज्यादा जो वर्तमान समय में यदि हम दृष्टिपात करें तो कहा मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। न केवल मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है बल्कि प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। हमारी आज की कक्षा का अध्ययन का विषय है शोध के प्रकारों के विषय में जानना। शोध के मूल रूप से 3 प्रकार होते हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहला मौलिक अनुसंधान फंडामेंटल रिसर्च, दूसरा अप्लाइड रिसर्च, थर्ड इज एम्पिरिकल रिसर्च अनुभविक रिसर्च। पहला टाइप होता है मौलिक अनुसंधान फंडामेंटल, इसी का ही वर्ग आता है, इसी का ही भाग आता है ऐतिहासिक शोध। इतिहास की घटनाओं का अध्ययन करते हुए, आंकड़ों को एकत्र करते हुए शोध समस्या का समाधान करना और उससे संबंधित नए सिद्धांत का प्रतिपादन करना, ऐसा शोध ऐतिहासिक शोध कहलाता है। जहां हमने दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हुए आंकड़ों को एकत्र किया और नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यहां पर दूसरा प्रकार आया वो फिलोसफिकल, वो कहलाया दार्शनिक शोध। जहां पर हमने प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करते हुए आंकड़ों को एकत्र किया और उसके संदर्भ में नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यहां पर ऐसा सिद्धांत कहलाएगा फिलोसफिकल या हमारा मनोवैज्ञानिक शोध। मनोवैज्ञानिक शोध किसे कहते हैं? जहां पर प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करते हुए आंकड़ों को एकत्र किया जाता है और उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए समस्या का समाधान किया जाता है, निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है और मूल रूप से यदि हम देखें तो नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। शोध का ऐसा प्रकार, शोध का यह वर्ग कहलाता है मनोवैज्ञानिक शोध। इस प्रकार मैंने यहाँ पर आपको तीनों बिंदु स्पष्ट किए जो आपके पाठ्यक्रम के भाग हैं। ऐतिहासिक शोध किसे कहा, यहाँ पर फिलोसफिकल दार्शनिक शोध किसे कहा, और तीसरा प्रकार यहाँ पर आता है मनोवैज्ञानिक शोध किसे कहा। जहां प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करते हुए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, ऐसे शोध को फिलोसफिकल या दार्शनिक अनुसंधान कहा जाता है। यहीं पर जो आपके सिलेबस का पाठ्यक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है, वहीं पर दिया गया है प्रायोगिक अनुसंधान। शोध के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। शोध का उद्देश्य केवल नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना नहीं होता, बल्कि उन सिद्धांतों को जीवन में किस प्रकार हम अप्लाई करें, अर्थात उन सिद्धांतों को प्रयोग में लाना होता है। इन सभी शोध के द्वारा हमने जिन सिद्धांतों का निर्माण किया, हमने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए, ऐसा शोध जहां पर हम इन सिद्धांतों को अप्लाई कर रहे हैं, जहां पर हम इन सिद्धांतों को व्यवहार में ला रहे हैं, उन सिद्धांतों को ऐसा शोध कहलाता है अप्लाइड रिसर्च। व्यवहारिक, प्रायोगिक, अप्लाइड रिसर्च का क्या है? अप्लाइड रिसर्च का अर्थ होता है, प्रायोगिक रिसर्च का अर्थ होता है जहां पर सिद्धांतों को प्रयोग में लाया जाता है। उस सिद्धांत को प्रयोग में लाने वाला शोध, ऐसा शोध जिसका उद्देश्य सिद्धांतों को प्रयोग में लाना होता है, व्यवहार में लाना होता है, उस शोध को यहाँ पर प्रायोगिक अनुसंधान की संज्ञा दी जाती है। जैसे मैंने पूर्व में ही आपको स्पष्ट किया, न्यूटन वैज्ञानिक ने गति के 3 नियमों का व्याख्या की, 3 नियमों का प्रतिपादन किया। उन नियमों को जब हम व्यवहार में प्रयोग में ला रहे हैं, ऐसा शोध कहलाता है अप्लाइड रिसर्च, ऐसा शोध कहलाता है व्यवहारिक शोध। और यहीं पर शोध का एक तीसरा प्रमुख प्रकार आता है, आपने प्राय अपने जीवन में सुना होगा, अनुभविक शोध, एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च से आप क्या समझते हो? ये अनुभविक शोध क्या होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐसा शोध जहां शोधकर्ता स्वयं घटना का अध्ययन करता है, जहां शोधकर्ता स्वयं तथ्यों को एकत्र करता है, आंकड़ों को एकत्र करता है और उसके बाद वो शोध समस्या का समाधान करता है, ऐसे अनुसंधान के वर्ग को अनुभविक शोध की संज्ञा दी जाती है। मैं इस विषय को एक बार पुनः रिपीट करता हूं। जहां एक शोधकर्ता स्वयं घटना का अध्ययन करता है, वो पूर्व काल के या अन्य आंकड़ों का अध्ययन नहीं करेगा, बल्कि वो स्वयं जाकर, ये एक उदाहरण से आपको स्पष्ट होता है। जैसे वर्तमान समय में यदि हम देखें कि मधुमेह रोग में योगाभ्यास का क्या प्रभाव पड़ता है, इस शोध को करने के लिए हम मधुमेह रोगियों के पास जाकर उनको योगाभ्यास करा रहे हैं और स्वयं ही उसका अध्ययन कर रहे हैं। शोध का ऐसा वर्ग, शोध का ऐसा प्रकार जिसका उद्देश्य स्वयं आंकड़ों को एकत्र करना, स्वयं घटना का अध्ययन करना, स्वयं घटना का विश्लेषण करना होता है, शोध का ऐसा प्रकार अनुभविक शोध, एम्पिरिकल रिसर्च कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज की कक्षा के अंतर्गत
आपको शोध के 3 प्रमुख प्रकारों के विषय में समझाया है। शोध क्या है? किसी घटना का, किसी समस्या का एक वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन है जिसके अंतर्गत आंकड़ों को एकत्र करते हुए आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और इसके उपरांत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, शोध समस्या का समाधान किया जाता है। इसके अंतर्गत मैंने आपको ऐतिहासिक शोध, मैंने दार्शनिक शोध, मैंने साइकोलॉजिकल अर्थात मनोवैज्ञानिक शोध और मैंने प्रायोगिक शोध, जो आपके पाठ्यक्रम का भाग है, मैंने इस विषय में प्रकाश डाला है। कहीं पर भी आपको कोई प्रश्न होता है तो आप अपने प्रश्न को निसंकोच पूछ सकते हैं। मूल बिंदु आता है कि आपका विषय अच्छी प्रकार स्पष्ट हो। आपके विषय को और अच्छा बनाने के लिए ही आज मैंने ब्लैक बोर्ड के साथ आपको समझाने का प्रयास किया है। निसंकोच कहीं पर भी आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कक्षा के विषय में अपने जो भी कमेंट होते हैं, आपके जो भी अनुभव होते हैं, उनको आप अवश्य ही शेयर करें। आज की कक्षा में सम्मिलित होने के लिए मैं आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कल की कक्षा में हम एक नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। हमारी कक्षा का अगला विषय होगा शोध समस्या और परिकल्पना के विषय में जानना। एक समस्या की विशेषता क्या होती है, एक वैज्ञानिक समस्या किसे कहा जाता है, इसके बारे में प्राय प्रश्न पूछा जाता है। इसके विषय में हम कल की कक्षा में डिस्कस करेंगे। पुनः आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं आज की कक्षा को यहीं पूरा करता हूं। ओम शांति। ओम।